हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 14 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की वजह से आप लोग अभी न्यूज़ एनालिसिस नहीं देख रहे हो, इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं होल वीक की एनालिसिस एक ही दिन अपलोड कर दिया करूँ संडे को, और संडे को ही आप यहाँ पर पूरे वीक की एनालिसिस देख लिया करो। तो अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, LIC फाइल्स पेपर्स सेट फॉर बिगेस्ट इंडियन IPO एवर। तो यहाँ पर LIC ने ड्राफ्ट शेयर सेल प्रॉस्पेक्टस सेबी के साथ यहाँ पर फाइल कर दिया है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने वाला है। और ये भी पॉसिबिलिटी है जो LIC है वो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी बन जाए और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी टॉपल कर दे। ठीक है, तो अभी तक आपको इतना पता चल गया कि LIC ने यहाँ पर IPO के लिए फाइल कर दिया है। LIC जो है वो 5% ऑफ इट्स टोटल इक्विटी बेस को यहाँ पर ऑफर कर रही है, जो कि 316.25 मिलियन शेयर्स हैं, और 5% ऑफ इट्स टोटल इक्विटी बेस। इसके अलावा जो IPO है उसकी वजह से जो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो यहाँ पर फुलफिल हो सकता है। तो इन द यूनियन बजट प्रेजेंटेड अर्लियर दिस मंथ द गवर्नमेंट हैड पेक्ड डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स एट ₹78,000 करोड़ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, और वो यहाँ पर गवर्नमेंट को LIC से मिल सकता है। अगर हम ऑफर डॉक्यूमेंट देखें जो कि यहाँ पर फाइल किया गया है विद द सेबी, अ पोर्शन ऑफ शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द ऑफर विल बी रिजर्व फॉर एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर जो LIC के एम्प्लॉयज़ है उनके लिए 5% शेयर यहाँ पर रिजर्व रहेगा। इसके अलावा 10% पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रहेगा, और ये लोग जो शेयर्स खरीदेंगे पॉलिसी होल्डर्स और एम्प्लॉयर्स, तो उनको यहाँ पर डिस्काउंट रेट पर दिया जाएगा। तो दीज आर इंडियन सिटीजन्स होल्डिंग LIC पॉलिसीज एज ऑन द डेट ऑफ द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इट ऑल्सो एडेड दैट पॉलिसी होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज मे गेट अ डिस्काउंट। तो मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है उनको डिस्काउंट पर शेयर्स मिले। अब मिनिमम 35% ऑफ इशू विल बी रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। अब एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है? जो LIC की एम्बेडेड वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, तो इस बात से डिसाइड होगा। एम्बेडेड वैल्यू एक यार्डस्टिक होती है जो कि यहाँ पर मेजर करेगी वैल्यू ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इट इज़ द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं उनका सम मिलाकर यहाँ पर एम्बेडेड वैल्यू जो है वो निकाली जाती है। और यहाँ पर देखा गया है कि मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो एम्बेडेड वैल्यू से लगभग 3 या 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट पे होती है। तो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर करेंटली ट्रेडिंग एट 2 to 4 टाइम्स देयर एम्बेडेड वैल्यू। तो अगर ऐसे देखा जाए तो LIC की जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो निकल के आएगा 10.8 लाख करोड़। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कुछ यहाँ पर ये जो टर्म्स है वो भी समझ आ गए हो। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का है, और सेंटर्स की नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो इसकी वजह से यहाँ पर सेंटर ने एक रोड मैप तैयार किया था कि कैसे हम शेयर बढ़ा सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें ऑब्लिगेशंस लगाई गई थी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी खरीदनी ही पड़ेगी। उसकी वजह से यहाँ पर कुछ स्टेट्स का कहना है कि स्टेट्स के ऊपर सेंटर ने बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया कि आपको यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलेशंस ऑल्सो प्रोवाइड फॉर परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर स्टेट्स जैसे कि तेलंगाना वो काफ़ी ज़्यादा वोकल है इस बात को लेकर कि इसकी वजह से उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा है यहाँ पर रिन्यूएबल खरीदने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने के लिए, और अगर वो कोल का यूज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा सेस लगाया जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एस्टिमेटेड दैट द इंक्रीज ऑफ क्लीन एनर्जी सेस फ्रॉम ₹50 पर टन टू ₹400 पर टन ऑफ कोल हैज़ इंक्रीज्ड बिल्स फॉर पावर यूटिलिटीज़ बाई मोर देन ₹7,000 करोड़। तो कभी समझ नहीं आता कि फेडरलिज्म में कहाँ प्रॉब्लम है, क्या इशूज़ हैं फेडरलिज्म में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। तो एक इशू ये भी हो सकता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर NAAC की बात की गई, नाक की। अब ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो नाक विच इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश अंडर द UGC एक्ट। ये क्या करती है? ये हायर इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, जैसे कि गवर्नेंस कैसी है, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो क्या है। तो इन सब के बेसिस पे यहाँ पर एक्रेडिटेशन किया जाता है कॉलेजेस का। तो पहले यहाँ पर उन्हीं कॉलेजेस का एक्रेडिटेशन हो पाता था जहाँ पर लगभग 2 बैचेस ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट पास हो चुके हों। तो अंटिल नाउ ओनली दोज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दैट आर एटलीस्ट 6 years ओल्ड और फ्रॉम वेयर एटलीस्ट 2 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स हैव ग्रेजुएटेड। लेकिन अब जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके बाद यहाँ पर एक प्रोविजन किया गया नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल का, जो कि बात करता है मेटा एक्रेडिटिंग बॉडी। अब बेसिकली पहले क्या होता था, एक ही बार में एक्रेडिटेशन हो जाता था, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर एक्रेडिटेशन होगा ग्रेडेड मैनर में। अब ग्रेडेड मैनर में यहाँ पर एक पैक की बात की गई है, जो कि प्रोविजनल
टाइप में यहाँ पर एक्रेडिटेशन देगी। तो अंडर द न्यू नाक गाइडलाइंस इंस्टीट्यूशंस दैट अप्लाई फॉर प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस विल बी एग्जामिन्ड। तो यहाँ पर किसी कॉलेज ने सिर्फ अगर एक ही एकेडमिक साल पूरा किया है तो वो भी यहाँ पर पैक के लिए फाइल कर सकता है और उसको यहाँ पर प्रोविजन एक्रेडिटेशन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 साल के लिए वैलिड रहेगा और बाद में वो यहाँ पर पूरी तरीके से फुल एक्रेडिटेशन भी ले सकता है। आगे हम चलते हैं। बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों आर्टिकल ही राहुल बजाज जी पर हैं, तो ये हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 2070 का हमने टारगेट दिया है कि इंडिया जो है यहाँ पर नेट ज़ीरो अचीव कर लेगा। COP26 में ये हम टारगेट देकर आए हैं। द यूनियन बजट फॉर 2022-23 क्लाइमेट को लेकर किस किस बारे में बात करता है, तो बात करता है क्लाइमेट एक्शन होगा, एनर्जी ट्रांजिशन होगा। ये हमारी 4 प्रायोरिटीज़ में से 2 प्रायोरिटीज़ हैं, क्लाइमेट एक्शन एंड एनर्जी ट्रांजिशन। 19,500 करोड़ रुपए यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें 5 से लेकर 7% बायोमास पैलेट्स का भी यूज़ किया जाएगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात की गई है, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात की गई है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हमने ये स्टेप्स लिए हैं बजट 2022-23 में। लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर देखें तो एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज से कैसे कोप करना है उसके लिए ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर कंट्री के मीथेन एमिशन में 73% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो कंट्री के टोटल मीथेन एमिशन में यहाँ पर एग्रीकल्चर 73% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जब ग्लासगो के टाइम यहाँ पर कंट्रीज प्लेज ले रहे थे कि हमें मीथेन एमिशंस जो है वो 30% तक कट करनी बाई 2030, इंडिया ने इस प्लेज को साइन नहीं किया। तो इंडिया इज केप्ट अवे फ्रॉम द रीसेंट EU-US प्लेज टू स्लैश मीथेन एमिशंस बाई 30%। द FM डिड टॉक ऑफ केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि हमें केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करनी है, सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है, मिलेट्स को सपोर्ट करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना, ऑयल सीड्स का, किसान ड्रोन्स का। अब ऑथर ने ये बताया है कि हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और सब्सिडीज़ पॉलिसी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसको सस्टेनेबल बना ही नहीं पा रहे हैं। बट दे डू नॉट एश्योर अस व्हाट about the environmental damage that has already been done. The damage is largely a result of the various kinds of subsidies, जैसे कि यूरिया पे सब्सिडीज़ दी जाती है, कैनाल इरिगेशन, तो इरिगेशन पे सब्सिडी दी जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन होता है। इरिगेशन के लिए पावर फ्री दी जाती है जिसकी वजह से ज़रूरत नहीं है फिर भी इरिगेशन किया जाता है। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट पॉलिसीज़ जो दी जाती हैं और मेनली यहाँ पर 2 क्रॉप्स पे दी जाती है, राइस और वीट। और यहाँ पर जो राइस है वो वाटर गजलिंग क्रॉप होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है और यहाँ पर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर अभी हम देखें तो FCI के पास वीट और राइस का जो बफर स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे तो कई ज़्यादा हैं, लगभग 4 गुना ज़्यादा हैं। इनफैक्ट जो राइस है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ वो 7 टाइम्स ज़्यादा है जो बफर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए राइस की। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली सिर्फ राइस नहीं है, ये एक तरीके से आपने वाटर को स्टोर करके रखा, आप इस वाटर को एक्सपोर्ट भी करोगे क्योंकि राइस के लिए जो आपने यूज़ किया वो वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो फाइनेंशियल वैल्यू जो है इस एक्सेसिव ग्रेन स्टॉक की वो है 2.14 लाख करोड़। तो जहाँ पर हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं तो हमें रिसोर्सेज को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऑल दिस डज नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्कार्स कैपिटल। तो यहाँ पर 2 लाख करोड़ का हमारा सिर्फ ऐसे ग्रेन्स पड़े हुए तो हम स्कार्स कैपिटल का बहुत इनएफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो राइस है उस राइस को पैदा करने के लिए जो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ होगा, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा, तो ये सारी चीज़ें भी अकाउंट में लेने की ज़रूरत है। अगर हम नेशनल GHG इन्वेंट्री देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर एमिट करता है 408 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट और राइस कल्टिवेशन इज द 3rd हाईएस्ट सोर्स ऑफ GHG एमिशंस इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर पॉलिसीज़ बदलने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का बात करता है जो कंट्री है वो अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्स को और ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट और सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन करते हैं और पैडी कल्टीवेशन 44 मिलियन हेक्टेयर्स में होता है। तो यहाँ पर हमने फूड सिक्योरिटी अचीव कर ली, तो फूड सिक्योरिटी से आगे आकर हमें एग्रीकल्चर को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। तो दिस हैज़ हेल्प्ड इंडिया अचीव फूड सिक्योरिटी, बट इट्स टाइम नाउ टू सेव ग्राउंड वाटर एंड द एनवायरनमेंट, जिसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं, ये है डीकंजेस्टिंग प्रिजन्स। पैंडेमिक के टाइम भी यहाँ पर देखा अंडर ट्रायल्स का बहुत ज़्यादा मास इनकार्सरेशन हुआ, ओवर क्राउडेड प्रिजन्स थे जिसकी वजह से यहाँ पर डिजीज़ फैलने का खतरा था कि कोविड-19 यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल सकता है। प्रिजन ऑफिशियल्स ने मास कंटेजन को रोकने के लिए अपनी पॉलिसीज़ निकाली। अब उनकी पॉलिसीज़ भी ऐसे थी कि कोई अगर नया अंडर 12 प्रिजनर आएगा तो उसको यहाँ पर क्वारंटीन कर देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अंडर 12 प्रिजनर्स को जेल में डालने की ज़रूरत क्यों है ऐसे पैंडेमिक के टाइम में, क्योंकि रूल होना चाहिए बेल और जेल होना चाहिए एक्सेप्शन। लेकिन इंडिया में तब भी बहुत सारे प्रिजनर्स ऐसे हैं जो कि अभी अंडर ट्रायल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रिजन्स है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्ट हो रखे हैं। तो
डीकंजेशन करने के लिए यहाँ पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को उनके केस जल्दी सॉल्व करने की ज़रूरत है, या तो फिर उनको बेल दे देने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स टेल अस दैट द मेन रीजन फॉर ओवरक्राउडिंग इन आवर प्रिजन्स इज ड्यू टू द मास इनकार्सरेशन ऑफ प्री ट्रायल प्रिजनर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो जो हमारी पीनल पॉलिसी है वो डीक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं करती, तो हमें यही करना चाहिए, हमें डीक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें पीनल पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है। इंस्टेड इसकी वजह से 31.8% इंक्रीज देखा गया इनकार्सरेशन ऑफ द नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स 2015 से लेकर 2020 के कंपैरिजन में अगर हम देखें, जहाँ पर इंडिया में जेल रूल है, जबकि रूल क्या होना चाहिए, बेल रूल होना चाहिए, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आपको इंसान को प्रिजन में डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 2020 में नेशनल लॉकडाउन लगा, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई कि जेल्स को यहाँ पर डीकंजेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से वायरस फैल सकता है। लेकिन हाई पावर्ड कमेटी भी यहाँ पर ज़्यादा यूजफुल साबित हुई नहीं। मोस्ट हाई पावर्ड कमिटीज ट्रीटेड डीकंजेशन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, और जिसकी वजह से यहाँ पर बेल आउटकम्स बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली डेटा दिया है कि कैसे यहाँ पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स लगातार हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो करने की क्या ज़रूरत है। अब इंडिया में एक और प्रॉब्लम ये भी है कि प्रेग्नेंट अंडर ट्रायल्स को यहाँ पर जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है उनको बेयर करना पड़ता है वो पेन कि वो यहाँ पर जेल में है और वो प्रेग्नेंट है। तो इसके लिए यहाँ पर एक रूल है, इंडिया को वो फॉलो करना चाहिए। तो प्रेग्नेंट अंडर ट्रायल्स हु फेल इनटू द एचपीसीज एक्सक्लूजन क्लॉज सच एज फॉरेन नेशनल प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड। इसके अलावा नॉर डिड द कोर्ट्स रूल अनइक्विवोकली दैट कस्टोडियल चाइल्ड बर्थ एंड इनकार्सरेटेड प्रेगनेंसी इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ क्रूअल एंड इनह्यूमन पनिशमेंट। तो यूएन के जो बैंकॉक रूल्स हैं वो स्टेट करते हैं कि नॉन कस्टोडियल मीन्स शुड बी प्रेफर्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द प्री ट्रायल फेज। तो अगर यहाँ पर वुमेन अंडर ट्रायल स्टेज में है और वो प्रेग्नेंट है तो उसको तो बिल्कुल भी जेल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और इनह्यूमन पनिशमेंट है। तो श्योरली ये हाई टाइम है कि गवर्नमेंट्स और कोर्ट यहाँ पर पब्लिक हेल्थ और जेंडर सेंसिटिव अप्रोच यहाँ पर अपनाएं टू द क्वेश्चन ऑफ मास इनकार्सरेशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो यहाँ पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को नई पॉलिसी लेकर आने की ज़रूरत है और कोर्ट्स को भी इंटरवीन करने की ज़रूरत है। प्रोटेस्ट आर स्प्रेडिंग इन पार्ट्स ऑफ झारखंड ओवर द इंक्लूजन ऑफ भोजपुरी एंड मागही इन अ गवर्नमेंट एग्जाम। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि भोजपुरी और मागही को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा जो गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। अब ये इशू क्या है, तो ये इशू बहुत पुराना है। 2000 में जब झारखंड का क्रिएशन हुआ था तभी से ये बात की जा रही थी कि कैसे डिसाइड करेंगे कौन ओरिजिनल यहाँ पर झारखंड का रहने वाला है, एंड इट वुड हेल्प इन रोलिंग आउट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जॉब्स। तो 2003 में उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना पड़ गया क्योंकि ये इशू सॉल्व हो ही नहीं पाया। उसके बाद करंट जो जेएमएम गवर्नमेंट है उन्होंने एक सब कमेटी बनाई है जो कि रीडिफाइन करेगी कि किसको यहाँ का डोमिसाइल रेसिडेंट माना जाएगा, झारखंड का डोमिसाइल रेसिडेंट माना जाएगा। इससे पहले जो इनके पहले वाले सीएम थे उन्होंने डोमिसाइल क्राइटेरिया को और ज़्यादा रिलैक्स किया था, जिसमें उन्होंने कट ऑफ डेट 1985 रखी थी। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट होना, प्रोटेस्टर्स ने डिमांड ये रखी कि कट ऑफ डेट 1985 ना होकर 1932 होनी चाहिए। तो प्रोटेस्टर्स हैव डिमांडेड 1932 एज द कट ऑफ डेट while taking into account proof of land records against the current date of 1985। अब यहाँ पर पुलिस को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 26,275 करोड़ का प्लान, जिसमें से जो 18,000 करोड़ है वो तो जाएगा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए जम्मू कश्मीर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को और ज़्यादा साइंटिफिक बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए 2080 करोड़ जाएगा हाई क्वालिटी फॉरेंसिक साइंस फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली यही सब इसमें बताएगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं, इश्यूज इन यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हम डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो बीजेपी जो है वो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। तो ऑथर ने इसके बारे में भी डिस्कशन किया है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उसकी वजह से जो सोसाइटी वो बहुत ज़्यादा जेंडर जस्ट सोसाइटी हो जाएगी और सारी इनइक्वालिटीज़ एक बार में ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि फॉर्मल इक्वालिटी लाने से इक्वालिटी नहीं आ जाती, हमें सब्सटैंशियल इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है। अब सब्सटेंशियल इक्वालिटी कैसे आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। अब हिंदू कोड बिल की कमेटी बनी थी 1941 में और पास कब हुआ, लेजिस्लेशन आने में लगभग 14 साल और लग गए। और सिर्फ एक ही एक्ट नहीं आया, बेसिकली यहाँ पर 3 एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो हमने ये देखा चेंज आने में ही यहाँ पर 14 साल लग गए, और वो भी चेंज पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुआ। इनहेरिटेंस वाला लॉ तो 2005 में आकर आया है। फिर यहाँ पर उस समय बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिला, जैसे कि 1949 में हिंदू राइट जो विंग था उसने एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी बना ली। उसका ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पर रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, उस समय बोली गई थी कि हिंदू कोड बिल जो है, हिंदू कोड बिल की जगह आप अभी ही यूसीसी ले आओ, क्योंकि अगर आप मेजॉरिटी रिलीजन्स को ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो तो आसान होगा, लेकिन अगर आप मिनॉरिटी रिलीजन्स में कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यही बात बोली गई थी, जैसे कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान हैव बीन एबल टू रिफॉर्म मुस्लिम लॉज, क्योंकि वहाँ पर वो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, लेकिन मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ में वो भी यहाँ पर रिफॉर्म कर नहीं पाए। तो इंडिया में भी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लॉज में रिफॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक बार समझा सकते हो, लेकिन मिनॉरिटी कम्युनिटी को वैसे भी इनसिक्योरिटी होती है, और अगर आप उनके लॉस को रिफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो उनकी इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर वही बताया गया है कि जो इनहेरिटेंस वाली बात है वो 2005 में आई थी, तो दिस अमेंडमेंट केम इन 2005 ड्यूरिंग द यूपीए रिजीम। अगर हम आर्टिकल 44 को देखें तो आर्टिकल 44 बात करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर स्टेट्स को लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर स्टेट क्या होता है, तो स्टेट यहाँ पर होता है पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज़, ये सब कुछ ही यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन में आती है। स्टेट को बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी जो कि कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वो भी यहाँ पर स्टेट ही कंसिडर किया जाएगा। अब स्टेट का मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर यूसीसी ले आए, तो फिर स्टेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। डज इट मीन स्टेट्स और लोकल अथॉरिटीज कैन मेक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द होल ऑफ इंडिया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर है उन्होंने वर्ड यूनिफॉर्म का यूज़ किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, उन्होंने ये नहीं बोला कॉमन सिविल कोड लाना है। अब डिफरेंस क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि सेम इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, कि अगर किसी की सेम कंडीशन है तो उनके लिए सेम लॉ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कॉमन का मतलब ये होता है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सबके लिए सेम लॉ होना चाहिए। आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो आपके लिए सेम लॉ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, कोई किसी डिफरेंट कम्युनिटी के लिए बिलोंग कर रहे हैं, तो हर कम्युनिटी के लिए अलग अलग लॉज यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म और कॉमन में। आगे चलते हैं। अब सिविल क्या होता है, तो क्रिमिनल कोड तो सबके लिए एक है, लेकिन सिविल मैटर्स में यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग यहाँ पर कोड बिल्स हैं। तो सिविल का मतलब ये है कि पर्सनल राइट्स में भी जहाँ पर पब्लिक राइट्स क्वेश्चन में नहीं आते हैं तो वहाँ पर भी सेम ही लॉज होने चाहिए, सेम ही लॉज से सब लोग गवर्न होने चाहिए। तो इसके लिए बात की जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। डाइवर्सिटी इन पर्सनल लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर्स टू लेजिस्लेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लॉज। तो पर्सनल लॉज में यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और यहाँ पर सेंटर भी कर सकती है। तो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर है ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो प्रिजर्वेशन ऑफ लीगल डाइवर्सिटी सीम्स टू बी द रीजन फॉर इंक्लूजन ऑफ पर्सनल लॉ इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पर रखा गया था मैटर कि यहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉज बना सकती हैं। आगे हम चलते हैं जहाँ पर बात की जाती है जो गोवा है, गोवा में यहाँ पर यूसीसी है। तो एक्चुअली ये मिथ है कि गोवा में यूसीसी है और हिंदूज़ भी सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म लॉ से गवर्न नहीं हो रहे हैं। तो हिंदूज़ भी एक ही यूनिफॉर्म लॉ से गवर्न नहीं हो रहे। तो इट इज़ ऑल्सो मिथ दैट हिंदूज़ आर गवर्न बाई वन यूनिफॉर्म लॉ। जो मैरिज है अमंग क्लोज रिलेटिव्स इज प्रोहिबिटेड इन द नॉर्थ, लेकिन यहाँ साउथ में ऑस्पिशियस मानी जाती है। तो इसका मतलब एक ही लॉ से गवर्न नहीं हो रहे हैं हिंदूज़ भी। कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर लोकल कस्टम्स ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के लोकल कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस बना रखे हैं। एज एन एग्जांपल गोवा, जिसको माना जाता है कि वहाँ पर यूसीसी हैं, लेकिन जो हिंदूज ऑफ गोवा हैं वो यहाँ पर गवर्न होते हैं बाय द पोर्तुगीज फैमिली एंड सक्सेशन लॉज। शरीयत एक्ट जो 1937 का है अभी तक वो गोवा में एक्सटेंड नहीं हुआ है, और जो स्टेट मुस्लिम्स है वो भी यहाँ पर गवर्न होते हैं पोर्तुगीज लॉ से ही, एज वेल एज शास्त्रिक हिंदू लॉ, बट नॉट बाई मुस्लिम पर्सनल लॉज। तो यहाँ पर गोवा के मुस्लिम्स भी यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाती है कि हिंदूज़ में कि इनहेरिटेंस 2005 में यहाँ पर इनहेरिटेंस का लॉ लेकर आया गया था। लेकिन अगर अभी भी देखें तो जो हिंदूज़ में भी लोग विल का यूज़ करते हैं, अपनी वसीयत लिख देते हैं ताकि उनकी जो एंटायर प्रॉपर्टी है वो सन्स के पास चली जाए। तो बेसिकली यहाँ पर माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आप लॉ लाकर कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पर हिंदूज़ में भी इनहेरिटेंस का लॉ लेकर आए हो, लेकिन उसके बाद भी अगर देखें तो वुमेन को अभी भी राइट्स नहीं मिल रहे। तो अमाउंट ऑफ लैंड एक्चुअली इनहेरिटेड बाय हिंदू वुमेन इज अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट दे आर एंटाइटल्ड टू अंडर रिफॉर्म्ड हिंदू लॉ। आगे चलते हैं। हिपोक्रेट्स, चरका एंड द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स। तो कल मैंने आपको बताया था कि चरक संहिता क्या है। आज हम फिर से देखते हैं। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि रेगुलेटर है मेडिकल एजुकेशन की, उसका ये कहना है ये जो मेडिकल कॉलेजेस ओथ लेते हैं ये बहुत ही ये हिपोक्रेटिक ओथ है और इसको रिप्लेस कर देना चाहिए बाय चरक शपथ। अब चरक शपथ क्या है, इसके अलावा सुश्रुत क्या है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। जो हिपोक्रेटिक ओथ है वो एट्रीब्यूट की जाती है टू द हिपोक्रेटस ऑफ कोर्स, जो कि ग्रीक फिजिशियन थे क्लासिकल पीरियड के 4th और 5th सेंचुरी में। द कॉर्पस हिपोक्रेटिकम इज अ कलेक्शन ऑफ 70 बुक्स ऑन मेडिसिन। तो ये मेडिसिन की किताब है जो कि यहाँ पर ओथ ऐसी ली जाती है, आई विल यूज ट्रीटमेंट टू हेल्प द सिक अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटी एंड जजमेंट, और मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, किसी को जहर नहीं दूंगा, ये सारी बातें हैं। अब इंडिया में बात की गई नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स ओथ लेते हैं वो चरक संहिता के ऊपर उन्हें ओथ लेनी चाहिए, चरक शपथ उन्हें लेनी चाहिए। अब चरक संहिता क्या है, तो ये मेडिकल
फार्मासोपोइया एंड कलेक्शन ऑफ कमेंट्रीज एंड डिस्कशंस ऑन मेडिकल प्रैक्टिसेस। तो मेडिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर डिस्कशन है चरक संहिता। इसके अलावा सुश्रुत जो कि यहाँ पर सर्जरी की बात करते हैं, तो अलॉन्ग विद द कंपेंडियम ऑफ सुश्रुत विच इज़ अबाउट सर्जरी, जो चरक संहिता है वो यहाँ पर फाउंडेशनल टेक्स्ट है एंशियंट इंडियन मेडिसिन का। और ये माना जाता है कि उस समय जो ग्रीक का सिस्टम था ये उससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड मेडिकल सिस्टम था, तो बट वॉज इन मेनी वेज अहेड ऑफ द ग्रीक्स। तो यहाँ पर बात की गई है जो ओथ है उसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर चरक शपथ लेनी चाहिए। अब रशिया का बेसिकली यूएस का यही कहना है कि रशिया कभी भी इन्वेट कर सकता है और 16 को कुछ बड़ा काम होने वाला है। रशिया पहले साइबर अटैक करेगा, उसके बाद यहाँ पर अटैक कर देगा, यूक्रेन के ऊपर इन्वेट कर देगा, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लाइकली टू टारगेट 2024 फॉर द फॉर्मल ओपनिंग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट। तो इंडिया में 2024 में पहली सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट खोल सकती है। अगर हम देखें तो ग्लोबली सेमी कंडक्टर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो महंगा हो गया है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर सेमी कंडक्टर सेक्टर में स्टेप इन करना चाहती है और उसके लिए ग्लोबल सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन कंपनी से बात भी की गई है कि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जो सेमी कंडक्टर वो इंडिया में ही बन सके। उसके लिए एक 76,000 करोड़ की स्कीम भी लेकर आई गई है फॉर सेमी कंडक्टर। तो लास्ट दिसंबर द कैबिनेट हैड अप्रूव्ड अ ₹76,000 करोड़ प्लान फॉर सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्या इशू, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है रिवाइज डेंटिस्ट कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 2014। इनके अकॉर्डिंग जो भी डेंटिस्ट इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किसी भी ड्रग या कोई भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर सकते। तो इंडिया के कोई भी डेंटिस्ट यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर सकते हैं। अब सेंसोडाइन एक कंपनी है, तो उनके टूथपेस्ट ने बेसिकली क्या किया, वो यूके से यहाँ पर डेंटिस्ट को लेकर और उन्होंने उनसे अपना प्रोडक्ट एंडोर्स करा दिया। तो सीसीपी हेल्ड दैट द यूज ऑफ यूके बेस्ड डेंटिस्ट बाय जीएसके टू एंडोर्स इट्स प्रोडक्ट वाज एन अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट द लॉ, क्योंकि लॉ में तो ये लिखा है कि इंडिया के डेंटिस्ट कोई भी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो जीएसके है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर यूके बेस्ड डेंटिस्ट को यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली ये सर्कमवेंट करने की कोशिश करते हैं लॉ को, इसीलिए इनको नोटिस भेज दिया गया है। और अगर ये पाया गया कि जो इनके एडवर्टीजमेंट्स है वो भी मिसलीडिंग है, जैसे ये कहते हैं कि यूके के डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, वर्ड नंबर 1 है, तो उनको यहाँ पर 10 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।